हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो हमारा दो पार्ट हो चुके हैं, पहला पुर्तगालियों का आगमन और दूसरा डचों का आगमन। आज हमारा हिस्ट्री के अंदर तीसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन, जो कि 1608 में यहाँ आए थे और 1947 में यहाँ से गए थे। और ये आए तो थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, लेकिन फिर यहाँ के ये राजा बन गए। यहाँ के पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया और भारत को गुलाम बना लिया। तो क्या जो एक व्यापारी जो 12,000 मील दूर से यहाँ आ रहा है, यूरोप से दक्षिण एशिया की तरफ आए, दक्षिण एशिया में आए और आकर यहाँ पर एक बहुत बड़े विशाल भाग पर अपना साम्राज्य जमा लिया, तो क्या उनके लिए इतना इजी था यहाँ पर आकर इतना बड़ा साम्राज्य की स्थापना करना? अगर उस टाइम की सिचुएशन देखें, 1600 में जब ये यहाँ पर आए थे, अगर उस टाइम की सिचुएशन देखें तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इनकी दूरदर्शिता ने, इनके कूटनीतिक चालों ने और हमारे भारतीय राजाओं की बेवकूफ़ भरे फरमानों ने और उनको सह देने की नीति ने और आपसी संबंध जो इन राजाओं के नहीं थे अच्छे, उसकी वजह से ये धीरे धीरे एक विशाल देश पर राज कर पाए। और जो यहाँ के राजा थे, जो यहाँ सदियों से राज करते आ रहे थे, वो इनके गुलाम हो गए। तो जब ये शुरुआत में वहाँ से आए थे तो क्या इनके लिए इजी था यहाँ पर आकर अपना साम्राज्य जमा देना? बिल्कुल भी इजी नहीं था। क्योंकि अगर हम उस टाइम की बात करें, जिस टाइम ये यहाँ आए थे, इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी, तो बात 1600 ईस्वी की है, जब कंपनी की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1600 को वहाँ की रानी एलिजाबेथ ने परमिशन दे दी थी कि आप जाइए और जाकर पूर्वी देशों के साथ आप भी व्यापार कर लीजिए। तो उस टाइम पर दोनों देशों की अगर तुलना की जाए, भारत और इंग्लैंड दोनों की, तो भारत के अंदर कौन कौन सी महाशक्ति थी उस टाइम पर और इंग्लैंड की हालत क्या थी, थोड़ा उस पर अगर नजर डालें तो बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में उस टाइम पर राजकुमारी थी, महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। और अगर भारत की बात करें उस टाइम पर, तो भारत में जो राजा था उस टाइम पर वो था अकबर, मुगल सम्राट अकबर। अगर विदेशी ताकतों की बात करें कि विदेशी कौन कौन सी महाशक्ति यहाँ भारत में उस टाइम पर उपस्थित थी, तो उस टाइम पर यहाँ पर पुर्तगाली और डच, दो महाशक्तियां यहाँ पर पहले से ही स्थापित थी व्यापार करने के लिए। ये तो यहाँ पर एक शक्तिशाली राजा है अकबर और दो शक्तिशाली इनके प्रतिद्वंदी हैं पुर्तगाली और डच। उसके बावजूद भी ये यहाँ से 12,000 मील दूर से आते हैं और यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर देते हैं। तो क्या इतना इजी था इनके लिए? क्या आते के साथ ही इन्होंने युद्ध लड़ने शुरू कर दिए थे? नहीं, इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ काम किया था, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता था कि आप भारत पर अधिकार कर पाओगे। वो तो बातें ऐसी होती चली गई कि इनकी किस्मत अच्छी थी और भारतीयों की किस्मत बुरी थी, कि जिससे धीरे धीरे भारतीय गुलाम बन गए। लेकिन जब बात 1600 ईस्वी की बात करते हैं हम, तो 1600 ईस्वी में जब दोनों देशों की तुलना करी जाए तो यहाँ पर रानी एलिजाबेथ थी और यहाँ पर अकबर था, और अकबर अपने आप में खुद एक बहुत शक्तिशाली राजा था। तो इतना इजी नहीं था कि आप कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आएगा मुंह उठाकर और आकर भारत पर अपना अधिकार कर लेगा, क्योंकि राजा अकबर पुर्तगाली स्वयं अपने आप में एक ताकत कि ये भी वहाँ से ही आए थे यूरोप से और हिंद महासागर इनके अंडर में था। यहाँ तक कि अकबर का जहाज भी अगर हिंद महासागर से गुजर रहा है तो पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ती थी। ये भी अपने आप में एक शक्तिशाली पावर थी यहाँ पर। तो फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने यहाँ पर दिमाग से काम लिया और इन्होंने आकर कोई भी युद्ध या लड़ाई नहीं लड़ी। धीरे धीरे इन्होंने सिर्फ आकर अपना व्यापार शुरू किया, और व्यापार शुरू करने के लिए इन्होंने आकर भारत में धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था उन फैक्ट्रियों के अंदर। फैक्ट्री का मतलब होता था कि जहाँ से किसान वगैरह से या अगर कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो उसको स्टोर करके रख देते थे। वहाँ से ये फिर बंदरगाह ले जाकर और वहाँ पर जहाज में चढ़ाकर और यूरोप ले जाते थे। तो एक तरह से फैक्ट्री का मतलब एक तरह से वेयर हाउस है जहाँ पर किसानों से वस्तुएं खरीद कर रखी जाती थी।
तो शुरुआत में इन्होंने नई नई फैक्ट्रियां खोली और फिर इन्होंने भारत के 3 महानगर मद्रास, इधर बंबई और इधर कलकत्ता, अपनी 3 प्रेसिडेंसी इन्होंने बना दी कि जो दक्षिण की तरफ जो फैक्ट्रियां हैं उनका मुख्यालय बना दिया इन्होंने मद्रास को। इस पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर जो फैक्ट्रियां हैं उनका मुख्यालय बना दिया बंबई को। जो बंगाल के अंदर फैक्ट्रियां थी उनका मुख्यालय बना दिया कलकत्ता को, और इनको बोलते थे ये प्रेसिडेंसी। तो इन्होंने भारत में 3 प्रेसिडेंसियों की स्थापना की, मद्रास की, बंबई की और कलकत्ता की, और धीरे धीरे अपना काम ये चलाते रहे, अपना व्यापार चलाते रहे। वक्त के साथ साथ इन्होंने इनमें सैन्य शक्ति बढ़ाई तीनों प्रेसिडेंसियों में, और आर्थिक रूप से संपन्न हुए, अपनी धीरे धीरे ताकत बढ़ाते रहे, व्यापार करते रहे। और जब इनको ये लगा कि अब आप सक्षम हो कि आप यहाँ पर अब अकेले व्यापार करो, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कौन कौन सी शक्तियाँ आ गई थी वहाँ से, तो सबसे पहले पुर्तगाली आ गए थे, पुर्तगाली, उसके बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए यहाँ पर, ब्रिटिश, अंग्रेज के बाद यहाँ पर डेनिश आए, और डेनिशों के बाद यहाँ पर आपके आ गए फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों के बाद स्वीडन वाले भी आए थे, वो बहुत बाद में आए थे 1761 में। पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगाली 1498 में यहाँ आ गए थे, डच आ गए थे यहाँ 1596 में, अंग्रेज 1608 में, डेनिशों की बात करें तो 1616 ईस्वी में यहाँ डेनिश आ गए थे, और फ्रांसीसियों की बात करें तो 1668 में यहाँ फ्रांसीसी आ गए थे। लेकिन जब इन्होंने इन तीनों प्रेसिडेंसियों का अच्छी तरह से विकास कर लिया था, यहाँ पर इनके पास अब पैसा भी था, इनके पास सैन्य शक्ति भी थी, और ये अब किसी भी बाहरी शक्ति से टकराने के लिए तैयार थे, युद्ध करने के लिए तैयार थे, क्योंकि अब इनके पास धन बल की कोई भी कमी नहीं थी। व्यापार में इन्होंने अपना इतना कुछ कमा लिया था। तो जब इनको लगा कि अब हमारी स्थिति भारत के अंदर सुदृढ़ हो गई है, तो इनके दिमाग में ख्याल आया कि जो मेरे ये प्रतिद्वंदी हैं इनको यहाँ से भगाया जाए। अब इस पूरे भारत पर जो व्यापार में हमारा ही एकाधिकार होना चाहिए, और इस एकाधिकार की जंग को ही लेकर इनके युद्ध हुए, पुर्तगालियों से भी, डचों से भी, डेनिशों से भी और फ्रांसीसियों से भी। और इन युद्धों में इन्होंने पुर्तगालियों को भी हरा दिया, डचों को भी हरा दिया, डेनिशों को भी हरा दिया और फ्रांसीसियों को भी इन्होंने हरा दिया, और अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनको भारत से उखाड़ फेंका। जब इन्होंने इनको भारत से उखाड़ फेंका तो इनका हौसला और बढ़ गया, और इन्होंने पहली बार 1757 में बंगाल के नवाब के खिलाफ प्लासी का युद्ध जीत लिया। प्लासी का युद्ध इन्होंने जीत लिया। इस सफलता से इनके मन में यहाँ पर राज्य विस्तार की भावना पनप चुकी थी कि अब हम जब इन महाशक्तियों को यहाँ से भगा सकते हैं, युद्ध में हरा सकते हैं, बंगाल के नवाब को हरा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि अब सही वक्त है कि हम भारत पर अपना सिर्फ एक व्यापारिक उपनिवेश न बनाकर इसको अपना गुलाम बना लेते हैं। और यहाँ से 1757 के प्लासी के युद्ध से भारत के गुलाम होने की नींव पड़ गई थी, जिस पर पक्की मोहर लग गई थी 1764 में, जब ये बक्सर का युद्ध जीत गए थे। 1764 के अंदर ये बक्सर का युद्ध जीत गए थे। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1757 से लेकर और 1764 तक इन्होंने बहुत, इनका स्वर्ण युग था एक तरह से अंग्रेजों का भारत पर अपना अधिकार जमाने का, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध जीते, 1759 में इन्होंने वेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया, 1759 ईस्वी में डच हार गए इनसे। डेनिश ने देखा कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध चला हुआ है, तो ये तो अपना सब कुछ बार या बस्ता अंग्रेजों को ही बेचकर 1745 में ये भी यहाँ से 9-2-11 हो गए। फ्रांसीसियों को इन्होंने 1760 के वांडीवास के युद्ध में इन्होंने हरा दिया था,
और पुर्तगालियों को इन्होंने आते के साथ ही 1612 ईस्वी में ही हरा दिया था। उसके बाद पुर्तगालियों ने तो अपनी इनके साथ रिश्तेदारी बना ली, अपनी राजकुमारी की शादी इनके राजा के साथ कर दी थी। और रिश्तेदारी बनने के बाद इन्होंने पुर्तगालियों से बोल दिया था कि ठीक है, आप अपने इलाके में व्यापार करिए, हमारे व्यापार में दखलंदाजी नहीं करेंगे। और पुर्तगाली सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह गए थे। तो ये इन्होंने 4 युद्ध लड़े, 4-5 युद्ध लड़े। 1757 में प्लासी का युद्ध, 59 में बेदरा का युद्ध में डचों को हराया, 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया, और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध। ये मोस्ट इंपोर्टेंट था क्योंकि प्लासी का युद्ध इन्होंने छल कपट से जीता था, क्लाइव ने वो युद्ध छल और कपट से जीत लिया था। लेकिन बक्सर के युद्ध में एक तरफ उत्तर भारत के 3 शक्तिशाली राजा थे, शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब सजाउद्दौला और मीर कासिम, उनकी एक विशाल सेना थी, और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। और इस युद्ध में इन्होंने उन तीनों की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया। और जब यह समाचार इंग्लैंड पहुंचा कि उत्तर भारत के 3 शक्तिशाली राजाओं को हमारी सेना ने हरा दिया है, तो वहां से भारत के अंदर अपना उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि अब पूरा अच्छा टाइम है कि हम भारत पर अपना राज कर सकते हैं। और इसमें बहुत भूमिका रही भारत पर अपना राज्य करने में कि अंग्रेज सफल हो पाए, वो बहुत बड़ी भूमिका रही मुगल शासकों की। क्योंकि 1707 में बात करें, 1707 में मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में इसके जितने भी उत्तराधिकारी हुए, इसके बाद बना था औरंगजेब के बाद बना था बहादुर शाह के बाद बना था आपका जहांदार शाह के बाद बना था फरुखसियर के बाद बना था रफीकुल दौला, फिर रफीकुल दर्जा, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, फिर आपका अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम, अकबर सेकंड, और सबसे लास्ट में बना था आपका बहादुर शाह जफर। लेकिन अकबर के बाद में औरंगजेब के बाद में जितने भी मुगल शासक हुए वो कमजोर साबित हुए, वो मुगलों की एकता को बरकरार नहीं रख पाए। जिस तरह से पूरे भारत पर औरंगजेब कंट्रोल करके रखता था, उस तरह से इसके बाद के शासक वो भारत पर कंट्रोल करके नहीं रख सके। और इसी वजह से मुगल क्षेत्र में भी छोटे छोटे राजाओं ने अपना अलग राज्य बना लिया था, नए नए राज्य बन गए थे, जैसे अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, इस तरह से नए नए राज्य बन गए थे, मैसूर वगैरह, ये 11-12 राज्य बने थे उस टाइम पर। तो ये अपनों को ही संभाल कर नहीं रख पाए, औरंगजेब के शासक अपने ही राज्य को संभाल कर नहीं रख पाए, इनके सूबेदारों ने ही बगावत करके छोटे छोटे राज्य बना लिए थे। तो ये अंग्रेजों की टक्कर कैसे ले पाते। तो यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी मुगल शासक ऐसा नहीं था जो अपनी विरासत को संभाल कर रख पाता, और उसी का फायदा यहाँ के सूबेदारों ने भी उठाया और उसी का फायदा अंग्रेजों ने भी उठाया, और धीरे धीरे करके पूरे भारत पर अपना वर्चस्व इन्होंने कायम कर दिया। तो इस तरह से शुरुआत में ये यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने के लिए आए, शुरुआत में अपनी प्रेसिडेंसी इन्होंने मजबूत की, सैन्य तरह से भी और आर्थिक रूप से भी। और इनको मजबूत करने के बाद इन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को यहाँ से भगा दिया, और इनको भगाने के बाद पहली बार बंगाल में भी जीत हासिल कर ली 1757 में, और 1764 में बक्सर के युद्ध में उत्तर भारत के 3 बड़े राजाओं को हरा दिया। और इस तरह से भारत पर राज करने के लिए अंग्रेजों के दरवाजे खुल चुके थे। अब इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जो सबसे बड़ा राजा था वो शाह आलम था। उसके साथ इन्होंने 1765 में इलाहाबाद की संधि करके उसको पेंशन पर डिपेंड कर दिया था, और अब इतना बड़ा कोई भी राजा यहाँ पर नहीं था जो इनको रोक सके। और धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे भारत पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। तो किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप ये घटनाएं घटी, किस तरह से इन्होंने अपनी ये जो 3 प्रेसिडेंसी हैं उनको मजबूत किया, ये सारी चीज़ें ही हम आज यहाँ पर बात करेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसको मैं रफ कर देता हूँ भैया। आपका पहला ही जो क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के अंदर वो बनता है कि एलिजाबेथ के समकक्ष भारत में राजा कौन था। तो जब एलिजाबेथ ने वहां पर कंपनी को एकाधिकार पत्र दिया था कि आप जाइए पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए, तो उस समय भारत में राजा थे अकबर। पहला क्वेश्चन ये बनता है इस टॉपिक से। बात करते हैं भारत आने की प्रक्रिया शुरू कैसे हुई थी, अंग्रेजों के भारत आने की प्रक्रिया किस तरह से शुरू हुई थी।
तो एक फ्रांसीसी नाविक था ड्रेक नाम का, वो 1678 की बात है, वो इंग्लैंड से अपने पूरे दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकला, और जब वो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के पास पहुंचा तो वहां उसको पुर्तगालियों के व्यापारियों का एक जहाज दिखाई दिया। अब उसने लूट के मकसद से उस जहाज में चढ़ गया और वो जहाज लूट लिया। उस जहाज को लूटने के बाद उसके अंदर से उसे भारत आने का नक्शा मिल गया। उसके बाद 1599 में आ जाते हैं। 1599 में दो बात हुई, दो इंपॉर्टेंट बात हो गई थी 1599 के अंदर। पहली थी कि एक अंग्रेज था जिसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल, वो स्थल मार्ग से भारत आ गया था। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जॉन मिल्टन हॉल था, जो कब आया था? 1599 में भारत आया जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल ये स्थल मार्ग से भारत आया। प्रथम अंग्रेज जो भारत आया वो कब आया? 1599 में आया। नाम क्या था उसका? जॉन मिल्टन हॉल था, और वो स्थल मार्ग से भारत आया था। जबकि पुर्तगाली कहाँ से आए थे? आपके समुद्री मार्ग से। लेकिन ये पहला व्यक्ति था, पहला अंग्रेज था जो स्थल मार्ग से भारत आ गया। दूसरा काम जो 1599 में इंपॉर्टेंट हुआ वो हुआ कि लंदन के 217 व्यापारियों का एक समूह था, व्यापारियों का समूह था जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का एक समूह था व्यापारियों का, जिसमें 217 व्यापारी थे। इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की इन्होंने एक कंपनी की, और उस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडीज। इन्होंने एक कंपनी बनाई, 217 व्यापारियों का एक समूह था जिसको बोलते थे मर्चेंट एडवेंचर्स, और इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी की इन्होंने स्थापना की पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, और इस कंपनी में हिस्सेदारी एलिजाबेथ की भी थी। इसके बाद अगर बात करें, इस कंपनी की बात करें, तो इसमें हिस्सेदारी थी एलिजाबेथ की भी, एलिजाबेथ। इस कंपनी को जो चलाते थे, तो इस कंपनी को चलाने के लिए चुनाव होते थे, और उस चुनाव में इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे एक 24 सदस्यों की एक टीम चुनते थे जिसको कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो इस कंपनी को चलाती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 24 सदस्य थे इसमें, जिनका चुनाव शेयर होल्डर करते थे, ये इसको चलाते थे, इस कंपनी को चलाते थे। इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 30,133 पाउंड से इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 1722 में इस कंपनी की संपत्ति 6 करोड़ हो गई थी। 1722 में इस कंपनी की प्रॉपर्टी कितनी हो गई थी? 6 करोड़ हो गई थी। क्वेश्चन जो आपके इस टॉपिक से यहां से पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जिस समूह ने बनाया था उसका नाम क्या है? तो मर्चेंट एडवेंचर्स है। कितने व्यापारी थे? 217 व्यापारी थे। दूसरा, इस कंपनी का नाम भी पूछ लेते हैं,
तो द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तीसरा जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इसको चलाने वाली संस्था का क्या नाम था? तो चलाने वाली संस्था का क्या नाम था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें कितने सदस्य थे? 24। और इन 24 सदस्यों को चुनता कौन था? इस कंपनी के जो शेयर धारक थे वो ही इन 24 सदस्यों को चुनते थे, और इस 24 सदस्यों के समूह को क्या बोलते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते थे। ये बात हो गई इस कंपनी के बारे में। इसके बाद कंपनी बन गई। अब बात आती है कि व्यापार करने की, कि व्यापार कैसे किया जाए। अब व्यापार करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी महारानी की। महारानी का खुद इसमें हिस्सेदारी थी। तो बात है 31 दिसंबर 1600 की। 31 दिसंबर 1600 में 31 दिसंबर 1600 की महारानी ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इस कंपनी को एकाधिकार दे दिया 15 वर्ष के लिए। एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ के साथ 15 वर्ष तक व्यापार करने का अधिकार पत्र कंपनी को दिया। एलिजाबेथ ने कह दिया 31 दिसंबर 1600 को कि आप जाइए, आप पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक आप व्यापार कर सकते हो। और इस अधिकार पत्र में इनको क्या क्या अधिकार दिए गए कि इन 15 वर्षों में ब्रिटेन से और कोई दूसरी कंपनी पूर्वी देशों में जाकर व्यापार नहीं करेगी। दूसरा, आपको क्या याद रखना है कि जहां भी पुर्तगाल और स्पेन के किले होंगे वहां पर आपको व्यापार नहीं करना है। तीसरी बात जो इसमें बोली गई कि आप युद्ध करने के लिए स्वतंत्र हैं, संधि करने के लिए स्वतंत्र हैं, दंड देने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी रक्षा के लिए, इन सब के लिए आप इसमें स्वतंत्र हैं। यहां से एकाधिकार पत्र मिलने के बाद में 1601 ईस्वी में अंग्रेज लोग पूर्वी देशों की तरफ आए और भारत ना आकर इंडोनेशिया गए। 1601 में इंडोनेशिया से व्यापार शुरू किया। 1601 में इंडोनेशिया पहुंच गए। भारत नहीं आए थे, शुरुआत में इंडोनेशिया गए थे, क्योंकि इंडोनेशिया में मसाले बहुत ज़्यादा मिलते थे। मसालों का द्वीप, मसालों की रानी इंडोनेशिया को बोला जाता है। तो ये सीधे व्यापार करने के लिए इंडोनेशिया पहुंच गए। 1603 में एक घटना घटी जिससे कंपनी की नीतियों में बदलाव आ गया, और वो घटना क्या थी कि एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई, और इंग्लैंड के अंदर जो नया राजा बना, नया राजा वो बन गया आपका जेम्स फर्स्ट। यहां का नया राजा वो कौन बन गया? जेम्स फर्स्ट यहां का नया राजा बन गया। जेम्स फर्स्ट ने बनते के साथ ही जो पहला काम किया वो क्या किया कि जो इनको व्यापार के लिए 15 वर्ष की परमिशन थी, इस परमिशन आजीवन के लिए कर दी। ये परमिशन व्यापार करने के लिए आजीवन के लिए कर दी कि कंपनी जब तक चाहे वहां पर व्यापार कर सकती है। दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने मना किया था कि जहां पर स्पेन और पुर्तगाल के यहाँ पर फैक्ट्रियां होंगी, जहां पर किले होंगे, वहां पर आप व्यापार नहीं कर सकते हो। लेकिन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद ये सब खत्म हो गया, और 1604 ईस्वी में इन्होंने होर्मुज बंदरगाह
जो फारस की खाड़ी में स्थित था, होर्मुज बंदरगाह जीत लिया। अधिकार हो गया इस पर, किसका? होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का। अब आती है भारत की बात। ये यहाँ पर 1601 से और 1607 तक यहाँ पर ये व्यापार करते रहे इंडोनेशिया से। भारत की तरफ इनका रुख अभी नहीं था, लेकिन 1608 ईस्वी में इनका रुख भारत की तरफ हुआ। इन्होंने देखा डच यहाँ से कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, तो इनका व्यापार, इनका ध्यान गया भारत के कपड़ों की तरफ, और ये यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ गए। और डायरेक्ट ऐसे नहीं आए, इन्होंने अपना एक दूत भेजा जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, उसको जहांगीर के दरबार में दूत बनाकर भेजा। उस टाइम पर वो जेम्स प्रथम से एक पत्र लेकर आया था अकबर के नाम का, क्योंकि इनको ये था कि भारत में जो राजा है, जिसका राज है, वो अकबर है। लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी, और इस बात का पता उस टाइम पर नहीं चला था, क्योंकि उस टाइम पर दूरसंचार के ऐसे कोई साधन नहीं थे जिससे तुरंत के तुरंत वहाँ पर खबर पहुँच जाए। और ना ही भारत का कोई ऐसा संबंध, राजनयिक संबंध ब्रिटेन के साथ था कि सूचना वहाँ पर पहुँच जाए। तो उनको सूचना नहीं थी कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है और उनका पुत्र जहांगीर यहाँ राजा बन चुका है। तो जेम्स प्रथम ने यही सोचकर कि अकबर वहाँ का राजा है, कैप्टन हॉकिंस को उनके दरबार में एक दूत बनाकर भेजा और उनके हाथ में अकबर के नाम एक लेटर दे दिया, एक पत्र दे दिया। अब उस पत्र में जाहिर सी बात है यही होगी कि हम आपके यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार से संबंधित ही कोई बातें होंगी। तो सर्वप्रथम भारत में जो अंग्रेज आया व्यापार के लिए दूत बनकर, वो था कैप्टन हॉकिंस। तो बात करते हैं कैप्टन हॉकिंस की। इसको खत्म करो यहाँ से भैया। सोलह सौ आठ की बात है। जेम्स प्रथम का दूत, जिनका क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस भारत आया। भारत आया। बात करें कैप्टन हॉकिंस को क्यों भारत भेजा गया, तो इसके पीछे भी एक रीजन था कि कैप्टन हॉकिंस जब वहाँ से आया था तो अच्छी तरह से होमवर्क करके आए थे ये अंग्रेज। इनको पता था कि भारत में जो सत्ता है वो मुगल शासकों की है, और वो फारसी और तुर्की बोलते हैं। उनके राज दरबार में फारसी और तुर्की बोली जाती है। दूसरी बात, इनको ये पता था कि वहाँ पर पुर्तगाली भी आते हैं, वहाँ पर अरबी व्यापारी भी आते हैं। तो उनके बीच में जो कन्वर्जेशन होती है, जो बातचीत होती है, तो हम कोई ऐसा बंदा वहाँ पर भेजेंगे जो उनकी बातों को समझ सके, उनके व्यापार से रिलेटेड जो भी बातें राज दरबार में होती हैं उनको समझ सके और अपना फ़ायदा उठा सके। इसलिए इन्होंने कैप्टन हॉकिंस को चुना, क्योंकि ये फारसी, तुर्की और अंग्रेजी तो ये इसकी मातृभाषा थी, उनको बहुत अच्छी तरह से जानता था। दूसरी बात जो इसके अंदर थी कि ये बहुत ही मृदुभाषी था, बहुत ही इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। दूसरे को बहुत जल्दी ये अपने बातचीतों से उलझा लेता था, या उसको एक तरह से कहें कि उसको एक। दूसरी बात क्या थी कि ये बहुत ही मृदुभाषी था, दूसरे से कम्युनिकेशन स्किल इसका बहुत अच्छा था, दूसरे को बहुत जल्दी ये प्रभावित कर लेता था। तो यही सब खूबी देखकर कैप्टन हॉकिंस को यहाँ भारत भेजा गया। और कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसके जहाज का नाम बताइए। तो इसके जहाज का नाम जो होगा वो होगा हेक्टर। हेक्टर जहाज से ये भारत में आया था। कौन से बंदरगाह पर आया था? तो सूरत बंदरगाह पर आया था। भारत में सर्वप्रथम सूरत बंदरगाह पर ये आया था। दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड, फारसी, तुर्की भाषा जानता था, भाषा जानता था। तीसरा इससे रिलेटेड पॉइंट क्या हो जाएगा? यह अकबर के लिए एक
एक पत्र लेकर आया, पत्र लेकर आया था। नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड, जहांगीर से इसकी पहली जो मुलाकात हुई थी वो आगरा में हुई थी। जहांगीर से आगरा में मिला। आगरा में मिला। जब ये जहांगीर से आगरा में मिला तो जहांगीर से इसने जो बातचीत करी वो फारसी भाषा में करी, जिससे जहांगीर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और खुश होकर इसको इंग्लिश खां, इंग्लिश खां की उपाधि दी। इनको इंग्लिश खां की उपाधि दी गई, किसके द्वारा? जहांगीर के बाद, जहांगीर से। नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड, इनको 400 मनसब का पद भी प्रदान किया गया। 400 मनसब, 400 मनसब का पद क्या होता था? सेना के अंदर होता था एक 400 मनसब का पद दिया गया। लेकिन क्या ये यहां पर इंग्लिश खां की उपाधि लेने आया था या 400 मनसब का पद लेने आया था? नहीं, ये आया था कि हमको जहांगीर से परमिशन मिल जाए अपने यहाँ पर व्यापार करने की। और वो हो भी गया कि जहांगीर से इनको सूरत में फैक्ट्री खोलने का परमिशन मिल गई। जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिली। अब परमिशन तो इसको मिल गई 1608 में, इसको परमिशन तो यहाँ पर मिल गई कि आप जाकर सूरत में अपनी फैक्ट्री खोल सकते हो। लेकिन जहांगीर के दरबार में पुर्तगालियों का भी बहुत अच्छी पकड़ थी और जहांगीर का लड़का था शाहजहां, और शाहजहां के ऊपर पुर्तगालियों ने अच्छी तरह से हाथ रख रखा था। तो पुर्तगालियों ने शाहजहां के कान भर दिए और बोले कि आपके पिताजी जो अंग्रेजों को कंपनी खोलने के लिए बोल रहे हैं, टैक्स की वजह से ही, टैक्स तो हम भी आपको देते हैं, तो आप क्यों बेमतलब की यहाँ पर कॉम्पिटिटर बढ़ा रहे हो हमारे लिए। तो इस बात से शाहजहां नाराज हुआ, उसने जहांगीर से मना किया कि आप अंग्रेजों को परमिशन मत दीजिए। लेकिन 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया इन्होंने बनाने का। फैक्ट्री का काम शुरू किया, इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी 1608 ईस्वी में। कहाँ पर? सूरत में। लेकिन जब उसने शाहजहां ने विरोध किया और पुर्तगालियों के विरोध के कारण जहांगीर को ये आदेश रद्द करना पड़ गया। तो ये 1608 में फैक्ट्री बन रही थी, ये यहाँ पर हो गई बंद। अब जब ये यहाँ पर बंद हो गई तो अंग्रेज यहाँ से गए सीधे मूसलीपट्टम, और मूसलीपट्टम में जाकर उन्होंने अपनी 1611 ईस्वी में अपनी एक अस्थायी फैक्ट्री खोल दी। लेकिन अंग्रेजों के दिमाग में ये भी था कि हमारी जो सूरत की फैक्ट्री बंद कराई है वो किसने कराई है? पुर्तगालियों ने। तो उनके मन में पुर्तगालियों के लिए यहीं से एक दुश्मनी का भाव पैदा हो गया था। और इसी भाव के चलते हुए उन्होंने, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक नक्शा बना लेता हूँ भारत का इस तरह से, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह से। तो जब यहाँ पर सूरत में इनको फैक्ट्री नहीं बनाने दी गई तो ये यहाँ पहुँच गए, और यहाँ पर था मूसलीपट्टम। इस स्थान का नाम था मूसलीपट्टम, और यहाँ इन्होंने जाकर अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री खोल दी 1611 में। 1611 ईस्वी में मूसलीपट्टम में अस्थायी
फैक्ट्री खोल दी गई। अब अस्थायी फैक्ट्री तो इन्होंने मछलीपट्टनम में खोल दी, लेकिन इनके मन में एक शत्रुता का भाव किसके लिए आ गया था? पुर्तगालियों के लिए आ चुका था कि हमारी फैक्ट्री बन रही थी सूरत में और बनती बनती को किसने बंद करा दिया? पुर्तगालियों ने बंद करा दिया। अब ये एक शत्रुता का भाव इनके मन में आ गया था पुर्तगालियों के लिए, और इसी के परिणाम स्वरूप 1612 ईस्वी में 1612 ईस्वी में पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ। अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं सवाली का युद्ध। सवाली का युद्ध। और इस सवाली के युद्ध में पुर्तगाली हार गए और अंग्रेज जीत गए। और इस जीत में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसके दो सेनापति थे, उन्होंने निभाई, और उनके नाम थे कैप्टन मिलंडन और दूसरे थे कैप्टन बेस्ट। ये इसके दो सेनापति थे जिन्होंने सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों के खिलाफ अंग्रेजों को एक सफलता दिला दी। अब जब सवाली के युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों को पटकनी दे दी तो बात पहुंची जहांगीर के पास, और जहांगीर की समझ में आया कि इन बंदों के पास भी अच्छी खासी पावर है, इनके अंदर भी दम है, क्योंकि पुर्तगाली इनसे लगभग 100 साल पहले यहाँ आ चुके थे। 1498 में ये आए थे 1608 में, और पूरे हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का कब्जा था। उसके बाद भी इन्होंने पुर्तगालियों के आते के साथ ही हरा दिया। इसका मतलब इनके अंदर दम है। और इसी चीज को देखते हुए 1613 ईस्वी में इनको 1613 ईस्वी में जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दी। जहांगीर ने देखा कि भाई दम है लड़कों में, कि आकर इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया, और इस चीज़ को देखते हुए जहांगीर ने इनको 1613 ईस्वी में परमिशन दे दी कि आप अपनी फैक्ट्री सूरत में बना सकते हो। तो जो फैक्ट्री का काम 1608 में रुक गया था, यही फैक्ट्री 1613 में बनकर तैयार हो गई। 1613 में बनकर तैयार हुई। अब क्वेश्चन आता है पेपर में कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? तो ऑप्शन में मछलीपट्टनम भी है और ऑप्शन में सूरत भी है। तो आप सूरत ऑप्शन टिक करोगे, क्योंकि इन्होंने सबसे शुरुआत तो करी दी थी 1608 में, वो अलग बात है कि बंद हो गई थी, लेकिन स्थायी फैक्ट्री तो यही थी। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा कर दे दिया जाए कि भारत के अंदर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री कौन सी थी, तो पहली अस्थायी फैक्ट्री कौन सी थी? मछलीपट्टनम थी। अब इनकी यहाँ पर मछलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री हो चुकी थी, और यहाँ पर सूरत में इनकी एक स्थायी फैक्ट्री खुल चुकी थी सूरत के अंदर। लेकिन दो फैक्ट्रियों से तो काम चलने वाला था नहीं, क्योंकि इनको तो अपना व्यापार बहुत ज़्यादा इनको बढ़ाना था, तो फैक्ट्रियों की तो और की भी ज़रूरत पड़ेगी। और इसी ज़रूरत को देखते हुए 1615 ईस्वी में जेम्स ने दोबारा अपना एक और राजदूत जहांगीर के दरबार में भेज दिया, जिसका नाम था सर टॉमस रो। अब सर टॉमस रो के बारे में एक बात जान लीजिए कि जिस तरह से कैप्टन हॉकिंस बहुत ही ज़्यादा मर्दूभाषी था, फारसी और तुर्की का अच्छा ज्ञाता था, ऐसा गुण इस टॉमस रो के अंदर कोई नहीं था। लेकिन इसके अंदर एक बहुत अच्छा गुण था जो सबको पसंद आता है, और वो गुण था चापलूसी का, कि ये चापलूसी बहुत अच्छी करता था। जहांगीर चित्रकारी का बहुत अच्छा शौकीन था, चित्रकारी करता था, और ये उसकी तारीफ बहुत करता था कि महाराज आपके जैसे तो कोई चित्र ही नहीं बना सकता, आप तो बड़े अच्छे चित्रकार हो। और महाराज को एक तरह से झाड़ के पेड़ पर चढ़ाता रहता था। और चापलूस आदमी से आदमी बहुत ज़्यादा खुश होता है,
और इसी तरह से जहांगीर टॉम सरो से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और टॉम सरो की यहाँ शादी भी कराई। टॉम सरो को यहाँ पर मांटू, इलाहाबाद और अजमेर का इसने दीवानी वसूलने का कार्य भी दिया, उसकी शादी भी कराई। और जो मेन मकसद था उसका कि भारत में और अधिक फैक्ट्रियों की स्थापना की हमको परमिशन मिल जाए, वो परमिशन भी दिला दी। तो बात करते हैं 1615 ईस्वी में दूसरा राजदूत नाम क्या था? टॉम सरो, सर टॉम सरो, सर और लगा लीजिए भैया इसके सामने, सर टॉम सरो भारत आया। अब इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही राज दरबार में, वो हम देख लेते हैं। तो पहली बात ये कि जहांगीर से मिला कहाँ पर, जैसे कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से कहाँ आकर मिले थे? आगरा में। इसी तरह से सर टॉम सरो जो आकर मिले जहांगीर से अजमेर में मिले, अजमेर में मिले। जहांगीर इसकी चापलूसी से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और इसको इलाहाबाद, मांडू एवं अजमेर की दीवानी वसूलने का कार्य दिया। शादी भी कराई, काम भी दे रहा है, लेकिन क्या ये यहाँ पर दीवानी वसूलने के लिए आया था? नहीं, ये यहाँ पर आया था कि हमको परमिशन मिल जाए कि भारत में और ज़्यादा हम अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना कर सकें। और वो टाइम आ गया 1618 में। 1618 में अहमदाबाद, भड़ोच व आगरा में नई फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिल गई। और 1619 ईस्वी में ये यहाँ से फिर चला गया। अब जब इनको अंग्रेजों को यहाँ पर परमिशन मिल गई 1618 में फैक्ट्रियाँ बनाने की, तो इन्होंने 1623 ईस्वी में नई फैक्ट्री बना दी। कहाँ पर? अहमदाबाद में, भड़ोच में और आगरा में नई फैक्ट्री बनाई। तो इन्होंने कुछ फैक्ट्री और बना दी। यहाँ सूरत के ऊपर ही यहाँ पर है भड़ोच, यहाँ पर एक नई फैक्ट्री बनाई। यहाँ पर अहमदाबाद है, अहमदाबाद में बना दी एक फैक्ट्री। और उसके बाद यहाँ पर उत्तर भारत में आगरा में एक फैक्ट्री इसने बना दी। और यहाँ पर इन्होंने अपना मुख्यालय जो बना दिया, वो किसको बना दिया? सूरत को, कि सूरत क्या रहेगा? हमारा मुख्यालय रहेगा अपनी फैक्ट्रियों का। कब की बात है? 1623 ईस्वी की बात है। उसके बाद बात आती है 1632 ईस्वी की, जहाँ से भारतीय राजाओं ने अपने बेवकूफ़ी भरे फैसले लेने शुरू कर दिए थे। वो कैसे शुरू कर दिए थे कि जैसे कि ये भारत है और ये यूरोप से आ रहे हैं व्यापार करने के लिए यहाँ। तो जब ये मान लो इस राज्य में गए, यहाँ पर गए, तो यहाँ पर आकर बंदरगाह पर उतरेंगे, तो इनको बंदरगाह के शुल्क के रूप में पैसे देने पड़ते थे। यहाँ कोई सामान खरीद रहे हैं, तब इनको शुल्क के रूप में पैसे देने पड़ते थे। एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो फिर सीमा शुल्क देना पड़ता था। यानी कि व्यापार करने के लिए इनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था। और टैक्स इतना लगता था कि मान लो ये 100 रुपये लेकर आ रहे हैं व्यापार के लिए ब्रिटेन से, तो कम से कम इनका 60 से 70 रुपये टैक्स में ख़त्म हो जाता था।
टैक्स में दे देते थे। बाकी बचते थे 30 से 40 रुपये, उसमें ये व्यापार करते थे और उससे ही पैसे, उसी से ये वापस खरीद कर ले जाते थे। 100 रुपये में से 60 से 70 रुपये टैक्स में दे रहे थे इंडिया के अंदर और 30 से 40 रुपये का व्यापार कर रहे थे और इसी सामान को ले जाकर वापस बेच देते थे। इस तरह से व्यापार कर रहे थे। लेकिन 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने ये सारा काम खत्म कर दिया इनके लिए और इनसे कह दी कि आप एक काम करिए, 500 पैगोंडा हमें दे दीजिए और 1 साल तक आप हमारे राज्य में जितना चाहे उतना व्यापार कर सकते हैं। तो ये पहली गलती भारतीय राजा के द्वारा थी कि इनको टैक्स में छूट दी गई। सिर्फ 500 पैगोंडा के बदले 1 साल के लिए इनको व्यापार में अपने राज्य में छूट उन्होंने दे दी। तो ये बात है 1632 ईस्वी की। लिखते हैं इसके बारे में, साथ साथ लिखते रहिए, क्योंकि अगर साथ साथ लिखते रहोगे तो इतिहास बहुत जल्दी याद हो जाएगा, वरना अगर वीडियो ऐसे ही देखकर छोड़ दोगे तो इतिहास याद नहीं होगा और बार बार आप भूलते रहोगे। बात आती है 1632 में जो गोलकुंडा के शासक ने किया, उसके बारे में नोट डाउन लिख लीजिए। 1632 में गोलकुंडा का शासक था उसने एक सुनहरा फरमान बोलते थे इसको, सुनहरा फरमान अंग्रेजों को दे दिया कि आप 500 पैगोंडा वार्षिक पर, 500 पैगोंडा वार्षिक पर व्यापार कर सकते हो। यहां से शुरुआत हो चुकी थी इनका टैक्स खत्म होने की। अब जैसे ही 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने इनको फरमान दिया कि आप 500 पैगोंडा पर वार्षिक पर आप हमारे यहाँ पर व्यापार कर सकते हो। 1633 ईस्वी में इन्होंने, अभी तक इनके पूर्वी तट पर सिर्फ एक ही फैक्ट्री थी, वो भी अस्थायी थी, मूसलीपट्टम। लेकिन 1633 में इन्होंने उड़ीसा के इस क्षेत्र में 2 फैक्ट्री और लगा दी, हरिहरपुर में, हरिहरपुर और बालाशोर में। 2 फैक्ट्रियों का और निर्माण इन्होंने कर दिया हरिहरपुर और बालाशोर में। तो 1633 ईस्वी में बालाशोर व हरिहरपुर में पूर्वी तट की स्थायी फैक्ट्री लगाई। अभी तक कहाँ थे? पश्चिमी तट पर। सिर्फ यहाँ मूसलीपट्टम में इनकी अस्थायी फैक्ट्री थी, लेकिन 1633 में इन्होंने हरिहरपुर और बालाशोर में भी अपनी फैक्ट्रियां लगा दी। 1639 ईस्वी में यहाँ पर ये क्षेत्र था, ये चंद्रगिरी का क्षेत्र कहलाता था, ये वाला क्षेत्र चेन्नई वाला। तो चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने मद्रास को पट्टे पर ले लिया, जो आज का चेन्नई है। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से देखिए अब किस तरह से ये अपने तीनों प्रेसिडेंसियों का यहाँ पर स्थापना करते हैं। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया, और मद्रास को पट्टे पर लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जिसने मद्रास पट्टे पर लिया उनका नाम था फ्रांसिस डे। और ये फ्रांसिस डे ही मद्रास के संस्थापक कहलाते हैं। मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे ने यहाँ पर स्थापना की एक किले की 1640 ईस्वी में। यहाँ पर एक किला बनकर तैयार हुआ जिसका नाम था फोर्ट जॉर्ज किले की स्थापना यहाँ पर हो गई। कब? 1640 ईस्वी में फोर्ट जॉर्ज यहाँ पर बनकर
तैयार हो गया। फ्रांसिस डे ने मद्रास पट्टे पे लिया। पट्टे पे लेने के बाद यहाँ फोर्ट जॉर्ज की इन्होंने स्थापना कर दी इस क्षेत्र में, यहाँ पर फोर्ट जॉर्ज बन गया। इसके बाद 1639 की बात है, 1651 में ब्रिजमैन, एक अंग्रेज था, उसका नाम क्या था, ब्रिजमैन, ने बंगाल के हुगली में नई फैक्ट्री बनाई। अब इन्होंने एक फैक्ट्री और खोल ली यहाँ पर हुगली में, बंगाल के अंदर हुगली में एक नई फैक्ट्री इन्होंने खोल ली। कब? 1651 में मेरे दोस्त, हुगली में। और यहाँ खुलने के बाद, इसके बाद हुगली के बाद पटना, कासिम बाजार और एक राजमहल में नई फैक्ट्री बनाई। इतना सब होने के बाद इन्होंने 3 नई फैक्ट्री और खोल ली। कहाँ पर? पटना में, राजमहल और यहाँ कासिम बाजार। ये यहाँ पर नई फैक्ट्री इनकी खुल गई। फिर 1651 में ही एक घटना और हो गई। जो गलती 1632 में गोलकुंडा का शासक कर चुका था, वही गलती 1651 में शाहजहां का पुत्र था शुजा शाह, और वो बंगाल का उस टाइम पर सूबेदार था, यहाँ पर बंगाल का सूबेदार था। और उस टाइम पर जो बंगाल का क्षेत्र लगता था, पूरा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूरा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और आसाम, ये पूरा का पूरा क्षेत्र उस टाइम पर बंगाल कहलाता था। और उसका सूबेदार था, शाहजहां का पुत्र था शुजा शाह। और शुजा शाह ने क्या काम किया कि 1651 में ही शुजा शाह ने खुद तो सूझा हुआ पढ़ाई था, भारत को और सुझवा गया, ऐसा डिसीजन ले लिया। शुजा शाह ने 3000 रुपये वार्षिक पर बंगाल में व्यापार की अनुमति दे दी। अब धीरे धीरे अपनी बर्बादी के रास्ते ये खुद खोल रहे थे। अब तो इनके पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे थे व्यापार करने के लिए टैक्स में, लेकिन अब इनको धीरे धीरे टैक्स में रियायत देकर भारत के राजा अपनी बर्बादी का रास्ता खुद खोद रहे थे। और यहाँ पर इसको परमिशन दे दी गई 1651 में कि आप 3000 रुपये दीजिए सिर्फ, और 3000 रुपये में आप पूरे के पूरे बंगाल पर 1 साल तक जितना आपको चाहे उतना व्यापार आप कर सकते हो। ये सब बात हो गई 1651 की। इसको एक बार रफ कर देते हैं भैया। बात आती है इसके बाद 1658 में। तो 1658 में इन्होंने क्या काम किया कि यहां पर था चेन्नई के अंदर सेंट जॉर्ज किला। तो पूर्वी घाट पर ये जो एक फैक्ट्रियां थी, इनका मुख्यालय क्या बना दिया? सेंट जॉर्ज किला बना दिया। और ये एक प्रेसिडेंसी बनकर तैयार हो गई, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो अंग्रेजों की जो पहली प्रेसिडेंसी बनी वो मद्रास प्रेसिडेंसी बनी। कब? 1658 में। 1658 में पूर्वी तट की समस्त फैक्ट्रियां
समस्त फैक्ट्री सेंट फोर्ट जॉर्ज कर लो या सेंट जॉर्ज किला, जॉर्ज किला के नियंत्रण में आ गई और इनकी पहली प्रेसिडेंसी बनकर तैयार हो गई यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी। इस तरह से ये आ गई मद्रास प्रेसिडेंसी, इनकी बनकर तैयार हो गई 1658 में। 1661 में फिर एक काम और हो गया। 1661 की बात है कि भारत के अंदर पुर्तगालियों की शक्ति लगातार कम पड़ती जा रही थी। डचों ने उनकी नाक में दम कर किया हुआ था, उधर अंग्रेजों ने भी उनकी नाक में दम कर दिया था। अब उनको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और उनको भारत के अंदर अपनी पकड़ बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रही थी कि अब भारत तुम्हारे हाथ से फिसलने वाला है। तो वो बोलते हैं, कहावत है कि अगर सारा जा रहा है तो जितना बच सकता है भगते भूत का लंगोटा सही, तो कुछ ना कुछ तो बचा लीजिए। तो इस कुछ ना कुछ बचाने के चक्कर में इन्होंने, पुर्तगालियों ने एक चाल यहाँ पर चली और वो चाल क्या थी कि अपने राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटेन के राजा से करवा दी, चार्ल्स सेकंड से। और कब की बात है? 1661 में। तो ब्रिटेन का राजा है, ब्रिटेन का राजा चार्ल्स सेकंड, और इनका विवाह हो गया किससे मेरे दोस्त? पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। कैथरीन के साथ इनका विवाह हो गया और इस विवाह में दहेज के अंदर मुंबई चार्ल्स सेकंड को मिल गई। चार्ल्स सेकंड को दहेज में मुंबई दे दी पुर्तगालियों ने कि भाई हमारी राजकुमारी से आपने शादी की है तो हम दहेज में आपको क्या देते हैं? मुंबई। राजकुमार राजा इंग्लैंड का, राजकुमारी पुर्तगाल की, प्लॉट दिया जा रहा है हिंदुस्तान का, और भारत के राजा बिल्कुल चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे कि यार हमारे यहाँ की जब ज़मीन है और दूसरे देश का दे रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के बोल ही नहीं रहे हैं कुछ भी। तो ये कब की बात है? 1661 ईस्वी की। 1668 ईस्वी में, क्योंकि राजा की भागीदारी थी कंपनी के साथ भी, तो 1668 ईस्वी में राजा ने मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर वापस कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई। चार्ल्स सेकंड ने कंपनी को दे दी, कंपनी को दे दी। उसके बाद 1668 से 1669 से और 1677 तक एक शख्स था जिसका नाम था जेराल्ड ऑगियर। जेराल्ड ऑगियर, ये कौन था? ये मुंबई का व्यापारिक गवर्नर था, बंबई का व्यापारिक गवर्नर। इन्होंने बंबई में एक टकसाल का निर्माण करवाया
और इस टकसाल में जो सिक्के बनते थे वो क्या किसके बनते थे? चांदी और तांबे के सिक्के। जेराल्ड ऑगियार ने बंबई के अंदर एक टकसाल लगवा दी और उस टकसाल के अंदर जो सिक्के बनते थे वो किसके बनते थे? चांदी और तांबे के सिक्के उस टकसाल के अंदर बनते थे। और इस जेराल्ड ऑगियार को ही मुंबई का संस्थापक भी बोलते हैं। बंबई का संस्थापक इसको बोलते हैं। और इन्होंने एक पत्र इंग्लैंड लिखा कंपनी की तरफ से, और उस पत्र में इन्होंने लिखा कि अब वक्त का तकाजा है कि हमको अपने हाथ में तलवार लेकर अपने व्यापार की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि यहाँ से इनके दिमाग में आ गया था कि अब हम यहाँ पर मजबूत हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, और अब हमको धीरे धीरे अपना ये भारत के ऊपर अपना जो अधिकार करना शुरू कर देना चाहिए। और यहीं पर बात है 1686 में इन्होंने क्या काम किया कि सूरत को मुख्यालय न बनाकर किसको बना दिया? बंबई को। यहाँ पर बंबई इनका मुख्यालय बन गया। ये था बंबई, और मुख्यालय यहाँ से सूरत से कहाँ पहुँच गया? बंबई पहुँच गया। 1686 में मुख्यालय बंबई बना दिया। कौन सी फैक्ट्रियों का? पश्चिम घाट की फैक्ट्री दे दो, पश्चिम की फैक्ट्रियों का। पूर्व की फैक्ट्रियों का पहले क्या मुख्यालय हो चुका था? सेंट जॉर्ज किला। यहाँ क्या हो चुका था? मुंबई। तो अब इनकी जो दूसरी वो थी प्रेसिडेंसी, पहले मद्रास बनकर तैयार, और दूसरी प्रेसिडेंसी कौन सी बनकर तैयार हो गई इनकी? मुंबई। मुंबई इनकी प्रेसिडेंसी अब बनकर तैयार हो गई। कब? 1686 ईस्वी में। तो अब इनके पास दो मजबूत प्रेसिडेंसी हो गई थी, मद्रास भी और मुंबई भी। अभी कलकत्ता नहीं बनी थी, कलकत्ता अभी बनेगी, उसके बारे में बात करेंगे। जब इनकी दो प्रेसिडेंसी बनकर तैयार हो गई और इनको ये लगने लगा कि आप भारत के अंदर बहुत ही मजबूत स्थिति में अब हो, तो इन्होंने जेराल्ड ऑगियार ने इंग्लैंड एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि अब वक्त का तकाजा है कि हमको अपने हाथों में तलवार लेकर अपने व्यापार की रक्षा करनी चाहिए। और जब वो पत्र इंग्लैंड पहुंचा तो वहां से जवाब आया कि आप भारत के अंदर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हो वो कीजिए, हम भारत पर अपनी पकड़ अब बनाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने पहली बार, इससे पहले कभी भी ये मुगल सम्राट से डायरेक्टली नहीं भिड़े थे, लेकिन यहाँ पर इस सब होने के बाद ये पहली बार 1686 ईस्वी में ही, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ भैया, बात 1686 ईस्वी की है यहाँ पर। 1686 ईस्वी में डायरेक्ट रूप से जाकर मुगल बादशाह औरंगजेब से भिड़ गए। और किस तरह से भिड़े कि 1686 में हुगली फैक्ट्री को लेकर, हुगली को लेकर औरंगजेब से टकराव हुआ 1686 में। हुगली को लेकर टकराव क्या था कि ये हुगली में एक तो बिना औरंगजेब की परमिशन के किलाबंदी करने लगे थे। किलाबंदी, औरंगजेब की परमिशन ली नहीं और हुगली पर जो फैक्ट्री थी उसकी ये किलाबंदी यहाँ पर करने लगे थे। दूसरा क्या, इन्होंने हुगली में लूटपाट शुरू कर दी थी, लूटपाट शुरू कर दी थी। जब ये सब चीज़ औरंगजेब के पास पहुंची ये खबर, तो औरंगजेब ने अपना सेनापति था बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खां, उससे कहा कि जाओ अंग्रेजों को यहाँ से भगा दीजिए। और शाइस्ता खां ने अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया। अंग्रेजों
को जब यहाँ से युद्ध हुआ तो अंग्रेज यहाँ से भाग गए, इनको हरा दिया, और अंग्रेज भागकर फीवर द्वीप, सागरमाथा के पास यहाँ पर था फीवर द्वीप, या इसी को बोलते थे फुल्टा द्वीप, फुल्टा द्वीप पर शरण ली। छोड़ छाड़ कर भाग गए जी यहाँ से, और भागकर फुल्टा द्वीप पर इन्होंने शरण ली जब इनके ऊपर आक्रमण किया गया। यहाँ पर अंग्रेजों ने फिर वही माफ़ी मांगने वाली बात पर आ गए, और अंग्रेजों का एक कैप्टन था जिसका नाम था जॉब चारनाक, जिसने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। जॉब चारनाक ने औरंगजेब से माफ़ी मांग ली, औरंगजेब से माफ़ी मांगी। औरंगजेब ने इनको माफ़ कर दिया कि ठीक है जाओ, माफ़ किया तुमको, तुम जाकर अपना व्यापार वहाँ पर दोबारा कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात हो गई कि 1688 में अच्छा सॉरी, एक मैंने अभी लिखवाया था, ये जो मुख्यालय मुंबई, सूरत से मुंबई गया था, ये 1687 में गया था, उसको आप ध्यान रखिए। 1687 ईस्वी में गया था, गलत लिखवा दिया शायद मैंने, 86 लिखवा दिया है, तो उसको आप देख लीजिए 86 है या 87 है। अगर 87 है तो ठीक है, 87 में गया था। 1688 में क्या हुआ कि एक अंग्रेज गवर्नर था, गवर्नर सर जॉन चाइल्ड, और इसने अपने नाम के अनुसार ही, चाइल्ड बच्चे वाले काम के अनुसार ही, एक ऐसा काम कर दिया जिससे औरंगजेब दोबारा गुस्सा हो गया। इसने किया क्या कि यहाँ मुंबई से एक जहाज जा रहा था मक्का के लिए हज यात्रियों से भरकर, और इसने उस हज यात्रियों को बंदी बना लिया। औरंगजेब का शासन अपने धर्म के लिए वो पहले ही बहुत ज़्यादा कट्टर था, और ऊपर से हज जाने वाले यात्रियों को पकड़ लिया, और वो भी अंग्रेजों ने, जो कि 86 में पहले ही इनसे माफ़ी मांग रहे थे। एक साल बाद ही 87 आराम से बैठे, और 88 में फिर ये दूसरा काम कर दिया कि हज जाने वाले यात्री पकड़ लिए। तो औरंगजेब फिर गुस्सा हो गया, और उसने गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को भारत छोड़ने का, औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड ने हज जाने वाले यात्रियों को बंदी बनाया। कहां पर? बंबई में, बंबई के अंदर की यह घटना है। इससे औरंगजेब फिर गुस्सा हो गया। इससे गुस्सा होकर औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन फिर वही माफ़ी वाली बात आ गई, फिर औरंगजेब से माफ़ी मांग ली गई, और औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। इन पर जुर्माना लगा दिया 1.5 लाख रुपया का, और फिर इनको वापस माफ़ कर दिया। तो ये है 1688 की बात। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों के दिमाग में आ गई थी कि अभी आप इतने शक्तिशाली नहीं हुए हो कि आप डायरेक्ट जाकर मुग़ल सम्राट से
टक्कर ले सको। और इसके बाद इन्होंने 40-50 साल तक अपने कान नहीं हिलाए, चुपचाप अपने व्यापार में लगे रहे। 2 बार इन्होंने कोशिश करके देख ली और दोनों बार इनको मुंह की खानी पड़ी। और ये सिचुएशन देखकर इनकी समझ में आ गया कि अभी आपकी कंडीशन भारत के अंदर ऐसी नहीं हुई है कि आप यहाँ के मुगल सम्राट से डायरेक्ट जाकर टकरा सको। तो इसके बाद इन्होंने फिर वो गलती नहीं दोहराई और अगले 50-60 सालों तक सिर्फ अपने व्यापार पर ये ध्यान देते रहे और अपनी इस स्थिति को, अपनी शक्ति को, अपनी सैन्य शक्ति को, अपनी आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ करते रहे, चुपचाप इस काम में वो लगे रहे। इसके बाद बात आती है 1690 ईस्वी की। तो 1690 ईस्वी में क्या हुआ, इसको साफ कर देते हैं पहले भाई एक बार। बात आती है 1690 ईस्वी की। तो 1690 ईस्वी में क्या हुआ कि 1690 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार था, जमींदार था इब्राहिम खां। बंगाल के इब्राहिम खां ने अंग्रेजों को आमंत्रित किया और अंग्रेजों को अपने यहाँ आमंत्रित किया। वही वाली बात हो गई, आ बैल मुझे मार, जबरदस्ती अपने यहाँ आवत को निमंत्रण दे रहा है। और यहाँ अंग्रेजों को बुलाया और अंग्रेजों में मैन जो था उसका नाम था जॉब चारनाक। और इनको ही जॉब चारनाक को ही कलकत्ता का संस्थापक बोलते हैं। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनाक को ही बोलते हैं। इनको इन्होंने 1200 रुपये वार्षिक में कालीकत, गोविंदपुर और सूतानाती 3 गांवों की जमींदारी उगाने का अधिकार दे दिया। अपने यहाँ बुलाता है अंग्रेजों को 1690 में और यहाँ पर आकर जॉब चारनाक को, जो कोलकाता का संस्थापक था, इनको सूतानाती, कालीकत और गोविंदपुर, ये 3 गांवों की जमींदारी 1200 रुपये वार्षिक में इनसे ले लेता है। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेजों को पैसे इंग्लैंड से लेकर आने नहीं पड़ रहे थे। वो ऐसा काम यहाँ पर करते जा रहे थे कि यहीं से पैसे कमा रहे थे और यहीं पर वापस लगा रहे थे। अब इनको व्यापार के लिए, पैसे के लिए ब्रिटेन पर ये डिपेंड नहीं थे। यहीं पैसा कमा रहे हैं, यहीं लगा रहे हैं। यहीं भारतीय राजा अपनी बेवकूफ़ियों से इनको अवसर दे रहे हैं कि आप यहीं पैसा कमाइए और यहीं पे लगाइए और हमारे ही खिलाफ अच्छी सैन्य शक्ति खड़ी कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि इस सूतानाती जगह पर ये एक किले का निर्माण करते हैं, जॉब चारनाक, फोर्ट विलियम किले की स्थापना की गई। और इस फोर्ट विलियम किले की स्थापना करने के बाद जितने भी बंगाल की ये फैक्ट्रियां थी, ये सारी की सारी बंगाल की फैक्ट्रियां किसके अंदर आ गई? फोर्ट विलियम किले के अंतर्गत आ गई। तो नेक्स्ट काम क्या हुआ कि बंगाल की फैक्ट्री फोर्ट विलियम किले के नियंत्रण
में आ गई। अब इनकी तीसरी प्रेसिडेंसी, जिसका नाम क्या है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, वो भी बनकर तैयार हो गई। और यहाँ पर ये तीसरी प्रेसिडेंसी इनकी बनकर तैयार हो गई, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। और इसके अंदर कौन कौन सी फैक्ट्री, जितनी भी यहाँ पर बंगाल के अंदर फैक्ट्रियां थी, सबका सब नियंत्रण किसके अंदर आ गया, फोर्ट विलियम किले के अंदर आ गया। इस फोर्ट विलियम किले का जो पहला अध्यक्ष था, पहला अध्यक्ष, उनका नाम था आयर। उनका क्या नाम था, आयर था पहले उसका। तो इस तरह से इनकी 3 प्रेसिडेंसियां अंग्रेजों की यहां पर बनकर तैयार हो गई थी। ये तीनों प्रेसिडेंसियां यहां पर बनकर तैयार हो चुकी थी। जब इन्होंने इसका जमींदारी का उगाने का इनको दिया था, तो इसका विरोध भी किया था। एक 1696 में शोभा सिंह नाम का एक व्यक्ति था, शोभा सिंह, उसने विरोध भी किया इस चीज का, लेकिन उसके विरोध को दबा दिया गया और यहां से अंग्रेजों का अत्याचार शुरू हो गया था, क्योंकि इनने उन्हें दिया 1200 रुपये इब्राहिम खां को। अब इनको मतलब नहीं है कि किसी किसान के खेत में अनाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनको सिर्फ अपने उगाने से मतलब है, राजस्व उगाने से मतलब है, क्योंकि इनको टेंडर मिल चुका था और इन्होंने यहाँ पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे किसानों के ऊपर, जिसका विरोध शोभा सिंह ने किया था। लेकिन इसके विरोध को दबा दिया गया और किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। तीनों प्रेसिडेंसियों का अब इनके पास अच्छा होल्ड हो गया था, बनकर तैयार हो चुकी थी। और जो रही सही कसर थी टैक्स के लिए, अभी इनको कुछ ही जगह पर टैक्स फ्री मिल रहा था, लेकिन सब जगह इनको टैक्स फ्री नहीं मिल रहा था, तो उसकी पूर्ति कर दी फर्रुखसियर ने। बात आती है 1515 की, यहां से इसको मिटा देते हैं भैया। 1515 में बात आ जाती है, फर्रुखसियर ने ऐसा बीज बो दिया था 1515 में कि भाई यहां से ही भारत के गुलाम होने की ओर पूरी पक्की प्लानिंग हो गई थी। 1515 की बात है, सॉरी 1715 की, 1715 ईस्वी की बात है। 4 लोग भारत आए, 4 सदस्यीय एक दल भारत आया फर्रुखसियर से मिलने के लिए। 4 सदस्यीय भारत आए और ये 4 सदस्य थे कौन कौन, जॉन सरमन, इनके साथ एक डॉक्टर था, डॉक्टर हैमिल्टन, एक इनके पास द्विभाषिया था। द्विभाषिया का मतलब ट्रांसलेटर, जो मुगलों की बात अंग्रेजों को बताता था और अंग्रेजों की बात मुगलों को ट्रांसलेट करके बताता था। उसका नाम था सेहत ख्वाजा, ख्वाजा सेहत, ख्वाजा सेहत। और नेक्स्ट था 4th नंबर आपका स्टीवेंस, ये 4 व्यक्ति भारत आए 1515 में, किससे, फर्रुखसियर से मिलने के लिए। फर्रुखसियर उस समय मुगल सम्राट था, यहां पर फर्रुखसियर से मिलने। और फर्रुखसियर बीमार था उस टाइम पर, फर्रुखसियर बीमार था, एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। फर्रुखसियर एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। अब जब फर्रुखसियर भाई साहब पीड़ित थे, डॉक्टर साथ लेकर आए थे, तो इस डॉक्टर ने इनका इलाज किया और फर्रुखसियर ठीक हो गए। फर्रुखसियर ठीक हुआ। जब डॉक्टर हैमिल्टन ने इनका इलाज किया तो फर्रुखसियर हो गए ठीक। अब जो आदमी मरने जा रहा है और अगर कोई उसको बचा दे तो वो तो उसके लिए एक तरह से भगवान ही हो गया। तो इसके लिए ये भगवान ही हो गए थे। और इसने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को कुछ रियायत दे दी व्यापार के अंदर, जिसको 1717 का मैग्ना कार्टा बोलते हैं।
1717 का मैग्ना कार्टा बोलते हैं जिसको। और इन रियायतों को जो मैग्ना कार्टा बोला था उस व्यक्ति का नाम था इतिहासकार आर्म। तो 1717 की व्यापारिक छूट, 1717 की व्यापारिक एक छूट जो अंग्रेजों को मिल गई, इनको 1717 का मैग्ना कार्टा बुलाते हैं। और ये नाम दिया किसने था इसको? 1717 की व्यापारिक छूट को 1717 का मैग्ना कार्टा नाम किसने दिया था? वो थे इतिहासकार आर्म। इतिहासकार आर्म, इन्होंने इन छूटों को अंग्रेजों के लिए एक महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। और ये छूट क्या थी? उसके अंदर पहली छूट क्या दी गई कि कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र, कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र की दीवानी वसूलने का अधिकार, आसपास के क्षेत्र की दीवानी वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। दूसरा क्या छूट दी गई कि 30,000 रुपये वार्षिक में बंगाल में आप व्यापार की अनुमति, बंगाल में व्यापार की अनुमति। 10,000 रुपये वार्षिक में सूरत में व्यापार की अनुमति। बंबई में बने सिक्के, बंबई में जो जेरोड ऑरगियार ने जो टकसाल लगाई थी उसके अंदर जो सिक्के बनते थे, बंबई में बने सिक्के मुगल साम्राज्य में मान्य है। हुआ क्या कि जो बंबई के अंदर उनकी टकसाल में जो रुपए बनते थे वो मुगल साम्राज्य के अंदर नहीं चलते थे, तो उनका कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ फर्रुखसियर ने क्या काम किया कि जो मुंबई में सिक्के बन रहे थे उनको मान्यता दे दी कि वो सिक्के भारतीय बाजार में अब चलेंगे। तो इन चीजों का फर्क क्या पड़ा कि दीवानी वसूलने का अधिकार मिल गया। अब यहीं कमा रहे हैं, इंग्लैंड से पैसा लेकर नहीं आ रहे हैं, यहीं से इनका इनकम सोर्स बन चुकी है। 30,000 और 10,000 रुपए में जितना चाहे उतना व्यापार यहाँ पर कर सकते हैं। तीसरा, अपने सिक्के खुद बना रहे हैं, अपने पैसे खुद बना रहे हैं, तो पैसे लाने की जरूरत नहीं रही। तो ये सारी की सारी छूटें किसने दी थी? फर्रुखसियर ने। कब? 1717 में। और इन छूट मिलने के बाद में ये अपने जो प्रतिद्वंदी थे, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो डेनमार्क हो, उन सबसे बहुत आगे निकल गए, क्योंकि उनको ऐसी कोई भी छूट इंडिया के अंदर नहीं दी जा रही थी। तो इस सब का फायदा उठाकर इन्होंने अपनी शक्तिशाली स्थिति बना ली, और इस शक्तिशाली स्थिति का ही फायदा उठाकर इन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध जीता। प्लासी का युद्ध। 1759 में वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध जीत लिया, और यहां से डच हो गए कहां? बाहर, डच हरा दिए। 1761 में एक दूसरी घटना घट गई, 1760 में इन्होंने वांडीवास का युद्ध जीता, वांडीवास का युद्ध जीत लिया। और वांडीवास का युद्ध जीतने के कारण फ्रांसीसी बाहर हो गए यहां से, फ्रांसीसी। एक और घटना इंपॉर्टेंट हो गई थी 1761 में ही, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठे
अहमद शाह अब्दाली से हार गए। अहमद शाह अब्दाली से हार गए। और ये मेन फैक्टर रहा, बहुत बड़ा फैक्टर रहा ये 1761 का पानीपत का युद्ध। इसमें इनका हार जाना, मराठों का हार जाना सबसे बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि मुगलों के बाद हर किसी की नज़र मराठों पर थी कि भारत पर जो राज करेंगे अब कौन करेंगे, मराठे करेंगे। मराठों पर ही सबकी नज़र थी कि भारत की सत्ता अब मुगलों के बाद मराठों के हाथ में जाएगी। लेकिन जैसे ही 1761 के युद्ध में ये अहमद शाह अब्दाली से हारे युद्ध, तो जो सत्ता मराठों के हाथ में जानी थी वो मराठों के हाथ में न जाकर वो सत्ता किसके हाथ में चली गई, अंग्रेजों के हाथ में चली गई, मुगलों के बाद में भारत की। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध जीत गए और यहां से इनका विजय अभियान यहां से शुरू हो गया। तो इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे करके फिर संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। तो यहीं पर अंग्रेजों के बारे में आज इतना ही। कल पढ़ेंगे हम डेनमार्क और फ्रांसीसियों के बारे में। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।